सभी मित्रों को नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य समागम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि पूर्व मैंने आप लोगों को सूचना दी थी कि आज जो हमारा अल्टी सिलेबस में लगा हुआ है पाठ्य है हिंदी गद्य और हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत निबंध और निबंध के विकास के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और अल्टी के लिए एक महत्वपूर्ण यूनिट है यह निबंध विधा, और इससे 2018-2021 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे। तो आप लोगों को एक बार मैं सूचित करना चाहूँगा कि आप लोग अगर कल शिक्षण अभिरुचि से संबंधित मैंने एक सीरीज चलाई थी, तो आप प्ले लिस्ट ओपन हो चुकी है। प्ले लिस्ट में 10 से 12 वीडियो हैं एलटी लेक्चर या शिक्षण अभिरुचि के, और उत्तराखंड के भी अलग से वीडियो हैं उसमें। तो आप वहाँ जाकर अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ पर देखें। आपको एलटी उत्तराखंड का पेपर वहाँ पर मिलेगा, और साथ में बिहार टीजीटी का, उत्तर प्रदेश जीएससी का, और छत्तीसगढ़ झारखंड पीजीटी का। तो ये सारे पेपर वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, उसको प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप के पास एक बेहतर से अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सके एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं आज जिस हमारे जो पाठ्यक्रम में 12 यूनिट लगे हुए हैं या 12 इकाइयाँ लगी हुई हैं, तो उसके अंतर्गत 8 और 9 में तो कविता है या पद्य है। 7 और 8 में पद्य है, और 9 में लगा हुआ है हिंदी गद्य विधाएँ, हिंदी गद्य। तो हिंदी गद्य के अंतर्गत नाटक भी आ जाएगा, उपन्यास भी आएगा, निबंध भी आएगा, कहानी और आलोचना साहित्य भी उसके अंतर्गत आएगा। रेखा चित्र के लिए अलग यूनिट है, 12वीं यूनिट में लगा हुआ है, 11वीं 12वीं में। और जहाँ तक नाट्य विधा की बात करें तो नाट्य विधा के लिए जो है इसमें 10वां यूनिट नाट्य विधा के लिए भी लगा हुआ है। तो आज हम इकाई 9 देखेंगे गद्य विधा के अंतर्गत निबंध, नाटक, उपन्यास, जैसे मैंने कहा था। तो निबंध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण जो टॉपिक पर। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि निबंध की विकास की बात करेंगे, यहाँ से भी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो हम देखते हैं कि यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान यानी फ्रांसीसी विद्वान मानतेन को माना जाता है। आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। यूरोप से ही निबंध का जो प्रचलन हुआ था, हमारे यहाँ पर बाद में इसका प्रचलन हुआ। और वास्तविकता यही है कि जैसे नाटक में, उसी प्रकार से निबंध में भी भारतेंद्र युग से ही निबंध का विकास हुआ। तो यूरोप निबंध साहित्य के जनक कौन थे? फ्रेंच मानतेन थे। उसके बाद अगर अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार हम देखें तो लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार माना जाता है। अब हम बात आते हैं कि हिंदी के प्रथम निबंधकार और प्रस्तोता, यानी किसने निबंध कौन सा था, निबंधकार कौन से थे, और उसे प्रथम निबंध किसने माना। भारतेंद्र की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है भारतेंद्र को पहला निबंधकार माना, जबकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय को जो है बालकृष्ण भट्ट को उन्होंने पहला निबंधकार माना था। आगे हम गणपति चंद्र गुप्त ने जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जो है पहला निबंध माना था। उनका पहला निबंध था सितारे हिंद का राजा भोज का सपना। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है 1839 में। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। शुक्ल जी भारतेंद्र को मानते हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं, गुप्त जी शिव प्रसाद सितारे हिंद को मानते हैं, जबकि विश्वनाथ MA जो सदा सुख लाल को पहला निबंधकार मानते हैं। सदा सुख लाल की जो 1840 में निबंध लिखा सुरसुरा निर्णय। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। आगे हम देखते हैं कि अब ये तो अलग अलग विचारकों ने माना कि पहले निबंधकार कौन है और कौन से थे, ये सबका अलग अलग मत था। लेकिन अधिकतर विद्वान सर्वसम्मति से जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को ही हिंदी निबंध का जनक मानते हैं। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, आने वाले समय में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है।
अगर मैं बात करूं 2021 की बात, तो इसमें निबंध से 3 क्वेश्चन बने थे और सारे निबंध रचनाओं से नहीं बने थे, विकास क्रम से बने थे। अभी इसके बारे में आप ये पूरा वीडियो देखना, लास्ट में इसमें भी चर्चा करेंगे। वो तीनों क्वेश्चन मैंने इसमें नोट किए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि कई बार निबंध में, आलोचना में विचारकों के विचार वक्तव्य भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निबंध के बारे में जो है हरिश्चंद्र के बारे में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, जो एक आलोचनात्मक चिंतक थे, तो उन्होंने लिखा है कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार है। यह हरिश्चंद्र के, भारतेंदु जी के बारे में लिखा हुआ है। अगर निबंध के बारे में, यह निबंध के बारे में लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने, और रामचंद्र शुक्ल की कोटेशन, रामचंद्र शुक्ल का कथन हमेशा ही आलोचना से, एलटी या प्रवक्ता और नेटिव जीआरएफ में ही नहीं, यहाँ पर एलटी में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाते हैं। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है। अगर गद्य लेखकों और कवियों की कसौटी है तो निबंध में गद्य की कसौटी है। तो ये पॉइंट उनका था। रामचंद्र शुक्ल जो है उनका एक चिंतामणि एक निबंध था जो 4 भागों में था, जो है 4 भागों में प्रकाशित हुआ, तो काफ़ी प्रसिद्ध उनका यह निबंध है। और कई बार रामचंद्र शुक्ल की अन्य कोटेशन भी पूछी जाती है, जैसे सरदा प्रेम के योग का नाम भक्ति है, बैर क्रोध का आचार व मुरब्बा है, सरदा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम एकांत है, प्रेम में घनत्व अधिक और सरदा में विस्तार है, सामाजिक जीवन की स्थिति पुष्टि के लिए करुणा और प्रसार आवश्यक है। इस प्रकार से कई कोटेशन है, लेकिन फिलहाल आपको जो नोट करना है कि पहले निबंध का विकास किस युग में हुआ था, ये पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। दूसरा, इन दोनों जो है जो भी कथन थे, इन दोनों कथनों को आप नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कि निबंध का विकास क्रम, जो निबंध का विकास क्रम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसको हम देखेंगे। देखते हैं भारतेंदु युग के निबंधकार। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था द्विवेदी युग के निबंधकार निम्न में से कौन सा नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से निबंध के सोपान या क्रम। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था ललित निबंधकार के जनक कौन थे। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं, तो इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकार, जो भारतेंदु युग के निबंधकार थे वो कौन कौन थे। तो भारतेंदु युग के जो निबंधकार थे वह भारतेंदु जी थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्रीनारायण थे और प्रताप नारायण मिश्र थे। बद्रीनारायण, प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु, आप ये चारों नाम आपको याद होने ही चाहिए। अगले बार निश्चित तौर पर हो सकता है कि भारतेंदु युग के निबंधकार कौन से नहीं है या कौन से हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। और बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग में हैं, जबकि द्विवेदी युग में जो है बाल मुकुंद गुप्त हैं। आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। अगला इसमें जो और भारतेंदु युग के निबंधकार हैं श्री निवास दास और राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्य है, तो इनको भी आप, राधाचरण गोस्वामी और श्रीनिवास दास को आपको मालूम होगा। तो ये जो हैं इनका नाटक में भी अपना योगदान रहा और इसमें उपन्यास में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आगे हम देखते हैं दूसरा, एक क्रम चल रहा है, क्रम से भारतेंदु युग से स्टार्ट हुआ निबंध। अब हम दूसरा देखेंगे द्विवेदी युग। पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा युग नहीं है निबंध का, इस प्रकार से पूछा गया था। आगे हम देखते हैं दूसरा युग की बात करें तो द्विवेदी युग के निबंधकार। द्विवेदी युग के निबंधकार भी पूछे जाते हैं और आपने देखा होगा हिंदी जैसे हम काव्य या कविताएं पढ़ते हैं तो भारतेंदु मंडल, वहाँ पढ़ते हैं हम भारतेंदु मंडल और द्विवेदी युग पढ़ते हैं, भारतेंदु मंडल पढ़ते हैं। जैसे कि हम पहले आदिकाल में पढ़ते हैं, आदिकाल के उपरांत हम भक्तिकाल पढ़ते हैं, भक्तिकाल के बाद हम रीतिकाल पढ़ते हैं, रीतिकाल के बाद जो है हम आधुनिक युग में प्रवेश करके हम
भारतेंदु युग के कवियों को पढ़ते हैं, उसके हम द्विवेदी युग पढ़ते हैं, फिर हम छायावादी युग पढ़ते हैं, फिर हम प्रयोगवादी प्रगतिवादी पढ़ते हैं जिसको मार्क्सवादी भी कहते हैं, उसके बाद हम प्रयोगवादी पढ़ते हैं, फिर नवी कविता के अंतर्गत नवगीत या गज़ल या और फिर उसके अंतर्गत हम समकालीन कवि पढ़ते हैं। उसी प्रकार से आप वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों निम्नलिखित में कौन से युग या इस युग के कवि कौन थे। उसी प्रकार से निबंध में भी पूछा जाता है कि इस युग के कवि कौन थे। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। यहाँ आप निबंध में भी इस विचार को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, आप जो है काव्य में भी इस प्रकार से अपना माइंड को सेट कर लेंगे कि वहाँ पर भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं बात कर रहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक जो है संस्कृत और हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए। अगर वहाँ पर भी भारतेंदु युग से काव्य की रचना होने लगी और यहाँ दूसरी तौर वहाँ पद्य में होने लगी, यहाँ गद्य की ओर करे, तो निबंध में भी यहाँ से भारतेंदु युग से तो प्रारंभ हुआ, लेकिन शुद्धियों की बात करें, हिंदी की शुद्धियों का विकास की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से ही या द्विवेदी युग से या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का काफ़ी योगदान था। अब तीसरा पॉइंट हम चलते हैं इसी के अंतर्गत, जैसे पत्रकारिता। जैसे पत्रकारिता युग में द्विवेदी मंडल में सबसे ज़्यादा शुद्धता आपने देखा होगा कि कोई कवि थे कि उन्होंने अपने रचना जो है सरस्वती पत्रिका आपने जानते होंगे, तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो है हिंदी में शुद्धियाँ लाने का, हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा द्विवेदी युग का। अब हम आगे बात करते हैं कि द्विवेदी युग के कवि। द्विवेदी युग के कवि कौन थे? एक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कई बार ऐसा आ जाता है कि द्विवेदी युग के जो है जनक कौन थे, तो हम वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं। एक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने काम कहाँ पर किया? वहाँ पर उन्होंने जो है एक तो उपन्यास में किया और दूसरी ओर उन्होंने आलोचना में किया। और ये जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी में भी कार्य किया और निबंध में भी और आलोचना में भी कार्य किया। तो पहले पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि द्विवेदी युग के जो इस प्रमुख स्तंभकार थे वो हजारी प्रसाद नहीं थे बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। दूसरा इसमें कवि थे बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और पदम सिंह शर्मा। इसके अंतर्गत एक माधव प्रसाद मिश्र थे। पिछली बार 2022 में जो जून वाला पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि 4-5 निबंधकारों के नाम थे, तो कन्फ्यूजन वहाँ पर बन गया था कि माधव प्रसाद मिश्र भी थे और गोविंद नारायण मिश्र तो प्रसिद्ध नाम है ही, लेकिन इसके अंतर्गत एक माधव प्रसाद मिश्र हैं। खैर इतना हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर अल्टीमेट नहीं पूछेगा, मैं सिर्फ नेट जीआरएफ की बात कर रहा हूँ, तो आपको फिलहाल वहाँ इतने हाई लेवल पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ पेपर निकालना है। पेपर निकालने के लिए हमें आप एक पॉइंट को स्मरण कर लेना कि हमें ज़्यादा विद्वान नहीं बनना है, हमें परीक्षा पास करनी है और परीक्षा के लिए युक्तियाँ, हमें औषधियाँ ढूंढनी पड़ेगी। औषधि का मतलब जड़ी बूटी से नहीं, औषधि का मतलब ये है कि हमें अच्छा से अच्छा मैटर चाहिए, अच्छा से हम अपना कवर कर सके, अच्छा सा नोट स्वयं बना सके, अच्छा से बुक से अध्ययन कर सके, जो सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग पढ़े। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रवक्ता और नेट की बात या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं हो रही है। हाँ, जिसका अगर एक एग्ज़ाम भी है तो वो उस हिसाब से लेकर चल सकता है, मेरा मानना है। तो मैं बात कह रहा था कि द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा। तो इस प्रकार से ये हैं, आपको नोट करना है महावीर प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब यहाँ पर देखो महावीर प्रसाद और हजारी प्रसाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, अभी हमने देखा पिछले बार द्विवेदी युग के मंडल के कवि नहीं थे, वहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त भी थे उस ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में, और बालकृष्ण भट्ट भी थे। लेकिन बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो किस में हैं? हमारे भारतेंदु युग में हैं। और जो है बालकृष्ण गुप्त
बाल कृष्ण भट्ट और ये हैं बाल मुकुंद गुप्त, ये द्विवेदी युग में है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। तीसरा, हम इसमें तीसरा चरण देखेंगे। जो निबंध का तीसरा चरण चला वह चला शुक्ल युग के निबंधकार। अब शुक्ल युग के जो निबंधकार थे, तो इस शुक्ल युग के निबंधकारों में जो है रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल, एक पद्मलाल पुन्नालाल एक गायक भी हो, बख्शी वो अलग थे, लेकिन आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के निबंधकार थे। पद्मलाल थे, पद्मलाल पुन्नालाल एक ही नाम है। शांतिपुरी हो गया यहाँ से, शांति प्रिय द्विवेदी इस युग के थे। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, हरिओत, ये इस युग के थे। जो यानी छायावादी युग अलग है, लेकिन जो छायावाद के जो मेन कवि थे वो शुक्ल युग में हैं। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना, आप वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना कि जो है हमने जो है शुक्ल युग नहीं, वहाँ पर छायावादी होना चाहिए था, छायावादी या शुक्ल उत्तर युग आगे आएगा। आप इस महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट कर लेना। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, हरिओद, जो ये जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, ये जो है छायावादी निबंधकार में नहीं आएंगे, बल्कि शुक्ल युग निबंधकार में आएंगे। और अगर आपको काव्य में पढ़ना है तो आप वहाँ पर छायावाद पढ़ेंगे। आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। यहाँ पर रचनाओं से कम पूछेगा, आपको यहीं घुमाएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। तो आगे हम चौथा जो इसमें चरण है वो है शुक्लोत्तर, जिसको हम यानी शुक्ल युग के बाद जो काल आया शुक्लोत्तर, और छायावादी इसको भी हम कह सकते हैं निबंधकार। अब इसमें कौन है, नोट ध्यान रख लेना कि छायावाद में जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, महादेवी वर्मा नहीं आएंगे। इसमें कौन से निबंधकार आएंगे, संपूर्णानंद, माखनलाल चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, परशुराम चतुर्वेदी, हीलाचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, नंद दुलारे। अब यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। पहले मैंने आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर बच्चन सिंह है। तो एक हरिवंश राय बच्चन अलग हैं, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हलाहलवादी यानी छायावाद युग में जिनका नाम आता है छायावादी काल के बाद में, ठीक है, वो अलग हैं। वो एक बहुत प्रसिद्ध जो है कवि, एक बहुत प्रसिद्ध काव्यकार हुए। लेकिन ये बच्चन सिंह, ये डॉक्टर बच्चन सिंह है, इन आलोचना में काम किया। और जो हैं वहाँ पर जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं, अमिताभ बच्चन के पिता, वो अलग थे। इस पॉइंट को नोट कर लेना, अमिताभ बच्चन से नोट कर लेना। ऐसा नहीं कि आपने देखा तो आप यहीं टिक मार दिया। तो इसमें कौन है, संपूर्णानंद, माखनलाल, डॉक्टर, इसमें डॉक्टर आएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह, परशुराम चतुर्वेदी, ईलाचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, नंद दुलारे। अब यहाँ पर ईलाचंद, यशपाल, इनकी तुमने जो है वहाँ पर गद्य में भी देखा होगा, और मेन तौर पर आपने नाटक या उपन्यास में भी इनको देखा होगा। आगे जो चौथा शुक्लोत्तर या छायावादी काल है, इसके अंतर्गत ही ये चार काल हैं, क्रम है ललित निबंधकार। अब पिछली बार क्वेश्चन बना था कि ललित निबंधकार के जनक कौन है, तो हजारी प्रसाद। ललित निबंधकार में हजारी प्रसाद आ जाएंगे, और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ललित निबंधकार में कौन आएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको थोड़ा काट लेना, राम वृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र और शिव प्रसाद सिंह कुबेरनाथ। आपको ललित निबंधकार में राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ठीक है, इनका आप नोट करेंगे। उसके बाद जो है आप जैसे कुबेरनाथ के भी काफ़ी प्रसिद्ध निबंध हैं इनके, जैसे रस, आखेट, गंध, मादन, प्रिय नीलकंठी, इस प्रकार से। और विद्यानिवास एक बहुत प्रसिद्ध हुए, इनके तो बहुत ही रचना, इनके 40 से ज़्यादा निबंध है, तो इनका निबंध भी कई बार पूछा ही जाता है। जैसे चितवन की छाँव हल्दी धूप, कदम की फूल डाली, आंगन का पक्षी बंजारा मन, ठीक है, तुम चंदन हम पानी,
और एक तुम चंदन हम पानी प्रभु जी वो अलग है, ठीक है। तो इनका एक तुम चंदन हम पानी, इस प्रकार से आप जब आप पढ़ते हो, गद्य विधाएँ पढ़ते हो, पद्य विधाएँ पढ़ते हो, तो हिंदी साहित्य में आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इन तथ्यों पर आपको ध्यान आकर्षित करना है कि कोई मिलते जुलते नाम, जैसे तुम चंदन हम प्रभु, ये जो है उस आदि जो है प्राचीन भक्ति काल की बात है, ठीक है। और यहाँ पर राम का मुकुट भीग रहा है, इस प्रकार से रचनाएं जो है विद्यानिवास मिश्र की है। पर फिलहाल हमारा फोकस है कि किस युग में कौन से कवि आएंगे। अगर हम यहाँ पर इनकी रचनाएं बताएंगे तो बहुत सा समय लग जाएगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। मेन तौर पर आपको इन कवियों को देखना है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा, हर साल बना है। निबंधकारों का काल विभाजन और काल के अनुसार किस काल में कौन है, किस युग में कौन है, अवश्य बनता है। जब पेपर होगा तब आप इस पॉइंट को आपके समझ में आएगा कि वास्तव में कहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। तो आप इन पॉइंट को नोट करते रहेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो हजारी प्रसाद। अब मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर एक विद्यानिवास मिश्र है, मैंने यहाँ पर जो है अपने चैनल पर भी डाला था। अब देखो ये यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र जो है ललित निबंधकार में है, और हमने क्या पढ़ा था, श्रीनिवास दास, ये जो है भारतेंदु युग में है। तो इस प्रकार से आपको नोट करना है, एक दूसरे का मिश्रण करके देखना है कि कौन सा रचना किस माध्यम से और किस कवि से पूछा गया है। आगे ललित निबंधकार हो गया। अब हम देखते हैं ग्रामीण निबंधकार। अब अभी तो आपने पढ़ा होगा जो नए नए थे कि भारतेंदु युग के निबंधकार, द्विवेदी युग के निबंधकार, शुक्ल युग के निबंधकार और शुक्ल उत्तर युग के निबंधकार, यानी अर्थात छायावादी निबंधकार। तो हमने बताया ललित निबंधकार। ग्रामीण निबंधकार हम देखेंगे रामदरस मिश्र और विवेकी राय का बहुत प्रसिद्ध नाम आता है इसमें। इन्होंने जो है किसानों का देश, गांव की दुनिया, फिर बैतुलवा डाल पर, ठीक है, इस प्रकार के इनके काफ़ी निबंध थे। तो रामदरस, एक तो यहाँ पर रामदास हो गया, रामदरस मिश्र होगा ये, और विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र और श्री राम परिहार, ये जो है ग्रामीण निबंधकार हैं। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आगे व्यंग्य निबंधकार। तो व्यंग्य निबंधकार में कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे प्रभाकर माचवे, बरसाने लाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली। तो इसमें हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार जो कि नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है इनका, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। और शरद जोशी जिनका संबंध उत्तराखंड से है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली और प्रभाकर माचवे, ये नाम आपको याद होने ही चाहिए कि जो है व्यंग्य निबंधकार थे। आगे हम देखते हैं कि जैसे हरिशंकर परसाई की तो बहुत सी रचनाएं ऐसे हैं, जैसे पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता लोकतंत्र, वैष्णव की फिसलन, बेमानी की परत। तो इनके तुम चंदन, तुलसीदास चंदन घिसे, ठीक है, और विद्यानिवास मिश्र का था तुम चंदन हम पानी। तो इस प्रकार की इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये याद होना जरूरी है कि किस युग में कौन से कवि हैं। आगे हम देखते विचार एवं चिंतन प्रधान निबंधकार, जिन्होंने आलोचना में बहुत ही अच्छा कार्य किया। जैसे दिनकर जी काव्य भी थे, इन्हें आलोचना में भी कार्य किया। दिनकर, रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र हो गया, नगेंद्र होगा इसमें, डॉक्टर नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, रमेश चंद शाह, इनका संबंध उत्तराखंड से है। तो ये विचार और चिंतन निबंधकार थे, ठीक है, इनको भी नोट कर लेना। लेकिन विशेषकर आपने व्यंग्यकार, ललित निबंधकार, द्विवेदी, छायावादी, शुक्ल युग और शुक्ल उत्तर युग, ये नोट आपने रखने ही हैं। दूसरा एक, जब जो है व्याकरण की शुद्धता पर, और उस समय जब पत्रकारिता का युग चल रहा था, जब द्विवेदी मंडल से पत्रकारिता चरम पर थी, उस समय काव्य में जो है शब्दों की रचना और एक
पंडितपन जो हम कहते थे, है ना, इस प्रकार की भावनाएं विकसित हुई जब सरस्वती पत्रिका 1900 में जब ये पत्रिका जो है प्रकाशित हुई थी। तो महावीर प्रसाद ही उसके वो थे। तो उस समय एक काफ़ी विवाद हो गया था और निबंध में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा लेकिन आपके समझ में उतना नहीं आया होगा, और आया भी होगा तो जिसकी समझ में नहीं भी आया होगा तो उसको हम स्पष्ट करेंगे। अनिश्चितता शब्द, अब देखो यहाँ पर अनिश्चितता शब्द पर विवाद हो गया था। महावीर प्रसाद का निबंध था भाषा और व्याकरण। अब भाषा और व्याकरण में इस शब्द को लेकर काफ़ी आलोचना हुई। तो उसमें एक, जैसे अभी मैंने बोला कि बालकृष्ण भट्ट थे भारतेंदु युग के, और बाल मुकुंद गुप्त थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अनिश्चितता शब्द को लेकर काफ़ी विवाद हो गया महावीर प्रसाद और बाल मुकुंद गुप्त के मध्य। तो बाल मुकुंद गुप्त भी काफ़ी अच्छे वो थे। इन्होंने क्या किया कि बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद भाषा और व्याकरण की एक पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ कवियों की रचनाएं तो ऐसे वापस लौटा देते हो कि जहाँ पर आप भाषा के आरोप लगाते हो कि यहाँ पर जो है इनकी भाषा संगीन है या इनकी भाषा अच्छी नहीं है, इस पर जो है अश्लीलता का तत्व है, और दूसरी तरफ तुम्हारी भाषा ही शुद्ध नहीं है। अब भाषा शुद्ध क्या नहीं है उसको हम चर्चा करेंगे। इनका एक निबंध था भाषा और व्याकरण। अब इसमें इन्होंने त्रुटि निकाल दी बाल मुकुंद गुप्त ने, और बाल मुकुंद गुप्त ने क्या लिख दिया, भाषा और व्याकरण में के आधार पर आत्माराम नाम से एक आलोचना लिखी, और उसमें खूब आलोचना कर दी किसकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत बड़ा कद था उस समय कि उनसे हर कोई जो है इस प्रकार से बातें नहीं कर सकता था। लेकिन फिर कुछ दिन तो चुप रहे, लेकिन उनका भी जो उद्गार था वो बाहर निकल गया महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उन्हें भी गुस्सा आया और उन्होंने भी लिख दिया बाल मुकुंद गुप्त को कि सर को नर्क ठिकाना नहीं, तुम स्वर्ग में रहो चाहे नर्क में रहो। डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन इसका मतलब तुम्हारा ठिकाना नहीं होगा। तुम इतने परेशान, जब इनके नाक में दम कर दिया, उन्होंने रचनाएं लिख, क्योंकि उस समय एक साधन था, अपनी पत्रिका थी, अपनी कविता थी, क्योंकि तब आज़ादी तो थी नहीं, हर प्रकार से पाबंद तो था ही। तो वहाँ पर ऐसे संचार के माध्यम तो तब उस युग में थे नहीं। यह आपके लिए एलटी प्रवक्ता के लिए भी औषधि का काम करेगा। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन मेन पॉइंट आपको एक बार बताऊँगा जिससे आने वाले एग्जाम में आपका ये चीज़ें स्पष्ट हो सके, क्योंकि एक एक पॉइंट को आप कवर करोगे तो आने वाले समय में आपके लिए ही फायदा रहेगा। तो उन्होंने लिख दिया आत्माराम नाम से, उन्होंने आलोचना की बाल मुकुंद गुप्त ने, और फिर कुछ दिन चुप रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर उन्होंने लिख दिया इसी के आधार पर सर को नर्क ठिकाना नहीं, तुम सर्क में रहो नर्क में तुम्हारा ठिकाना नहीं। डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन अपनी पत्रिका के माध्यम से, अपनी पुस्तक के माध्यम से लिखा। ये विवाद इतना बढ़ गया कि फिर इसमें गोविंद नारायण भी इसमें कूद पड़े, और गोविंद नारायण जी इसमें भी कूद पड़े अनिश्चितता शब्द को लेकर। तो इन्होंने जो है गोविंद नारायण मिश्र ने जो है महावीर प्रसाद का पक्ष लिया, और इन्होंने लिख दिया आत्माराम की टेंटे। मतलब जो भी लिखते हैं तो टेंटे ही करता रहता है, इधर उधर की बातें करता रहता है। तो इतना विवाद बन गया था। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि महावीर भाषा और व्याकरण की आलोचना बाल मुकुंद गुप्त ने आपकी अपनी किस रचना से की थी, आत्माराम से। ठीक है, उसका जवाब में क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जवाब दिया था किस रचना के माध्यम से, स्वर्गो नर्क ठिकाना नाही। फिर उनको जवाब देने के लिए आत्माराम की टेंटे। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना, आत्माराम और आत्माराम की टेंटे। तो आत्माराम जो आलोचना थी यह बाल मुकुंद गुप्त की थी, और गोविंद नारायण मिश्र की क्या थी, आत्माराम की टेंटे। तो इस पॉइंट को आपको स्पष्ट हो गया। हाँ, दूसरा मैं भूल गया कि वास्तव में ये इतना बड़ा क्यों। तो इसका बढ़ने का आधार इसलिए था क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया कि मेरे बोलने और मेरा यहाँ पर डिस्कस जो चर्चा मैं कर रहा हूँ कि आपके समझ में कुछ आया होगा। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी बात है
कि अनिश्चितता जो यहाँ पर लिखा गया है, जो अनिश्चितता शब्द लिखा, वास्तव में भाषा साहित्य में अनिश्चितता शब्द कहीं मिलता ही नहीं है। वास्तव में ये शब्द ही गलत है। अन कहाँ से आ जाएगा? अस्थिरता होता है, स्थिर का अस्थिर होता है, अनस्थिर नहीं होता है। नौ लगता ही नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट शुद्धता के आधार पर आएगा। तो आप ऐसा मत सोच लेना कि हमने निबंध में पढ़ा अनिश्चितता। अगर स्थिरता का विलोम शब्द आ गया तो अस्थिरता का शब्द जो है अस्थिरता होगा, ना कि अनिश्चितता होगा। इस पॉइंट को अपने मन में, अपने जहन में रख लेना। ये शब्द ही गलत है। उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ही कर दिया था। कुछ उनके नाक में दम कर दिया था एकदम से, कि वो हर बार उनकी आलोचना ही करते रहते थे कि तुम ऐसे लिखते हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तब उनको इतना गुस्सा है कि तुम सर्क में रहो, नर्क में रहो, लेकिन तुम वहाँ पर भी ठिकाना ना रहे। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि स्थिर शब्द का विलोम अनिस्थिर होगा। शुद्धता की बात आएगी तो अस्थिरता होगा, अनिश्चितता नहीं होगा। अब आपके दिमाग में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो ज़्यादा हम इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। आगे हम देखते हैं इसमें। अब महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं। LT 2021 में पूछे गए प्रश्न, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में निबंध का सही सोपान का क्रम है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लो उत्तर युग, यानी छायावादी युग भी आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना। शुक्लो उत्तर युग और छायावादी युग एक ही है। और छायावाद के बाद जो मैंने काल गिनाए थे आपको, ललित निबंध, छायावाद या शुक्लोत्तर युग के बाद ही आते हैं। उसके अंतर्गत जो है ललित निबंध, व्यंग, ग्रामीण और विचार चेतना के निबंध। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 21 में, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो इसमें दो पॉइंट कन्फ्यूजन वाले थे। एक तो बाल कृष्ण भट्ट, एक बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद जो है वो महावीर प्रसाद, मौ से आप नोट कर लेना। जो मुकुंद है वो जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के हैं, जबकि बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के हैं। यहाँ पर डॉट मत, यहाँ पर कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे आप लोग। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक। तो वो कौन थे? अभी मैंने यहाँ पर भी तुम्हें डॉट हो गया होगा। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं थे, ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। जबकि द्विवेदी युग के जनक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो पॉइंट छोटा है लेकिन कन्फ्यूजन वाले बात है। आगे मैंने एक तुम्हें बताया था कि एक बताया था मैंने श्रीनिवास दास, ठीक है, और एक बताया था विद्यानिवास मिश्र। तो श्रीनिवास दास जो है, हो सकता है अगली बार ऐसा पूछा जाए कि इसमें से कौन सा भारतेंदु युग का कवि नहीं है। उसमें श्रीनिवास दास और विद्यानिवास मिश्र का नाम आ जाएगा। तो श्रीनिवास दास कौन थे? ये श्रीनिवास दास तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे, वो वाले नहीं हैं यहाँ पर। तो दिमाग कई तरीके से चलता है, लेकिन आपको अच्छे कवर करना अपना दिमाग। तो यहाँ पर भारतेंदु युग के जो है श्रीनिवास दास जो है भारतेंदु युग के थे, जबकि विद्यानिवास मिश्र जो है ललित निबंधकार थे। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। और हिंदी साहित्य समागम में पुनः आपका स्वागत है। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों तक भी भेजें। आपका रिस्पॉन्स मुझे कुछ थोड़ा अच्छा मिल रहा है, लेकिन आप अधिक से अधिक अपने लोगों को सब्सक्राइब करें चैनल को। मैंने देखा कि उसमें 30% ही 30 से 40% सब्सक्राइबर हैं, जबकि 60 से 70% लोग देखते हैं। तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज बनता है कि औरों तक भी इसको पहुंचाने का कष्ट करें। आप जितना सपोर्ट करोगे, मैं थोड़ा समय निकाल कर अपना अध्ययन के उपरांत जितना भी समय निकाल कर जो है वीडियो लाऊंगा, प्रयास करूंगा। और अब मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा, व्याख्यात्मक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। प्रश्न उत्तर तो बाद में भी लग सकते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों तक, मित्रों तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें। इसके बाद जो है मेन जो निबंध है उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, और काव्य के बारे में भी मैं करूंगा चर्चा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी मित्रों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।